बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? सब खैरियत से हैं? तो जी हम अपनी बात स्टार्ट करने लगे हैं फिर। अच्छा जी, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया हुआ था? लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सबसे पहले याद करें तो हमने बात शुरू की थी इस बात से कि कॉस्ट है क्या। बिज़नेस को चलाने के लिए ख़र्चा करना पड़ता है और ख़र्चों की टाइप्स क्या हो सकती हैं। मटीरियल होगा, लेबर होगा, एक्सपेंसेस होगा। फिर इसी कॉस्ट वाले मामले को मैंने एक दूसरे तरीके से पढ़ाया था। मैंने बोला था कि कॉस्ट की नेचर कुछ ऐसी हो सकती है कि या तो वो डायरेक्ट कॉस्ट बनेगी या तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट बनेगी। डायरेक्ट कॉस्ट हर वो कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऑन ईच यूनिट है, यानी वो आइडेंटिफाइबल है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि पर यूनिट आइडेंटिफाइबल नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकली नहीं है कि पर यूनिट वो कॉस्ट जाके पता लगाई जाए। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट को एक जगह कर लें तो वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक जगह कर लें तो ओवरहेड्स कहलाता है। और अगर दोनों को प्लस कर लें यानी प्राइम कॉस्ट को हम ऐड कर लें ओवरहेड्स के अंदर, तो इन दोनों को क्या कहा जाता है? टोटल कॉस्ट। ठीक हो गई बात ये? सही। वहाँ से आगे बढ़े थे तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट आगे बात की थी। हमने पढ़ा था कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर क्या है। देखिए, हम समझ रहे हैं कॉस्ट को ही। अब कॉस्ट को समझने का एक और तरीका ये था कि हम कॉस्ट को दो तरीक़ों से समझें कि कुछ टाइप की कॉस्ट दुनिया में होती हैं वेरिएबल कॉस्ट, और कुछ टाइप की कॉस्ट होती हैं दुनिया में फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि वैरी करती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक पेंसिल बनाने के अंदर $2 का मटेरियल लगता है तो 2 पेंसिल बनाऊंगा तो $4 का लगेगा, 3 पेंसिल बनाऊंगा तो $6 का लगेगा, 4 पेंसिल बनाऊंगा तो $8 का लगेगा। या फिर मिसाल के तौर पे मैं ये बोलूँ कि भाई ये पेन है, इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए मैं अपनी लेबर को पे करता हूँ $1 पर पेन। तो एक पेन बनाऊंगा तो लेबर ₹1 लेगी, 2 पेन बनाऊंगा तो ₹2 लेगी, 3 पेन बनाऊंगा तो ₹3 लेगी, 4 पेन बनाऊंगा तो ₹4 लेगी। यानी जैसे जैसे मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटी वैरी करेगा, जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ पेन्स वैरी करेंगे, वैसे वैसे मेरी कॉस्ट भी वैरी करती चली जाएगी। और ऐसी टाइप की कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एक वो कॉस्ट होती है जो कि कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब मैं 1 यूनिट बनाऊं, 2 यूनिट बनाऊं, मैं एक बच्चा पढ़ाऊं या मैं 2 बच्चे पढ़ाऊं, जगह का रेंट तो कांस्टेंट ही रहना है। अब मुझसे लैंडलॉर्ड ये थोड़ी पूछेगा कि भाई तुमने मेरी जगह रेंट पे ली थी तो तुमने एक बच्चा पढ़ाया या 1000 बच्चा पढ़ाया। टेक्निकली मुझे उसको जो रेंट मैंने उससे प्रॉमिस किया था वो देना ही देना है। तो रेंट एक नेचर की फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहती है और फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइन होती चली जाती है पर यूनिट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे पढ़ाता चला जाऊंगा मेरी रेंट की कॉस्ट पर बच्चा, पर यूनिट, पर आइटम कम होती चली जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी पढ़ा था। अब ये सारी कुछ अहम बातें पढ़ लेने के बाद, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको चंद एक दो छोटी छोटी मिसालें करवाऊंगा जिस मिसालों से आपको रियलिस्टिकली आइडिया होना स्टार्ट होगा कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट की या एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट की कम से कम रिक्वायरमेंट ज़िंदगी में होती क्या है। और वो कम से कम रिक्वायरमेंट आपकी है क्या? कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो मिसाल के तौर पे हम चंद मिसालें देखते हैं, एक आध मिसाल देखते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो कि हमें करने को कहा क्या जाएगा। मिसाल देता हूँ, सुनिए। लेट्स से एक एबीसी कंपनी है, लिखा हुआ एग्जामिनर ने, एबीसी कंपनी प्रोड्यूसेस, बनाती है 1000 यूनिट्स पर एनम। 1000 पेन बनाती है, 1000 बॉल पेन बनाती है, 1000 डब्बे बनाती है, या कुछ भी है 1000 बनाती है। क्लियर? पूरे साल के अंदर 1000 बनाती है। एग्जामिनर कहता है ईच प्रोडक्ट का मतलब हर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का मतलब हर पेंसिल, हर पेन, हर डब्बा, हर कैलकुलेटर, हर आइटम की बात कर रहे हैं, हर यूनिट की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हर यूनिट को बनाने के अंदर फॉलोइंग खर्चा आता है, कॉस्ट द फॉलोइंग। कह रहे हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल लगता है $2 का। और याद रखना एग्जामिनर ने बोला था ईच प्रोडक्ट का खर्चा।
तो इसका मतलब ये जो $2 की आपको मटेरियल की कॉस्ट लिख के दी हुई है, मटेरियल प्लास्टिक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कॉटन, जो भी चीज़ बनाते हैं उसका मटेरियल लगता है। तो कह रहे हैं एक यूनिट को बनाने के अंदर मटेरियल लगता है $2 का। तो मैं इसको कह सकता हूँ $2 पर यूनिट। ठीक हो गया। इसी तरह लेबर कॉस्ट आती है $3, ये भी क्या है, पर यूनिट। अदर वेरिएबल कॉस्ट आती हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो कि वैरी करती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, आती है पर यूनिट। देखो वैसे तो मटेरियल कॉस्ट बोलो, लेबर कॉस्ट बोलो, अदर वेरिएबल कॉस्ट बोलो, ये सारी की सारी कॉस्ट क्या हैं, वेरिएबल कॉस्ट ही हैं। एक यूनिट बनाने में अगर $2 का मटेरियल लगता है तो 2 यूनिट्स बनाने में $4 का लगता होगा, 3 यूनिट्स बनाने में $6 का लगता होगा, 4 यूनिट्स बनाने में $8 का लगता होगा, और 1000 यूनिट्स बनाने में कितने का लगता होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह सेम गोज फॉर लेबर। एक यूनिट बनाने में $3 लेबर कॉस्ट आती है, तो 2 यूनिट बनाऊंगा तो 3 और 3 $6 की कॉस्ट आएगी। 3 यूनिट बनाऊंगा तो 3 3 3 $9 की कॉस्ट आएगी। जरा सोचो ना, 1000 यूनिट्स बनाने में कितनी आती होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर बाकी अदर वेरिएबल कॉस्ट हैं और वो भी $10 की हैं। ठीक होती है बात ये, क्लियर। एग्जामिनर कहता है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, $6 लाख की। ये फिक्स कॉस्ट हो सकता है रेंट की हो सकता है मैनेजर की सैलरी की हो, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स्ड है उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है, वो आती है $6 लाख। एग्जामिनर कह रहा है भैया कुछ ना करो, टोटल कॉस्ट निकाल के दिखा दो। अब मुझे एग्जामिनर कह रहा है टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाओ। देखो टोटल कॉस्ट का मतलब है सारी की सारी कॉस्ट का जमा। यानी मेरी मिसाल के अंदर मटेरियल कॉस्ट लो, ये वाली, उसमें लेबर कॉस्ट मिलाओ, ये वाला, इसमें अदर वेरिएबल कॉस्ट मिलाओ, यानी ये वाला, और फिक्स्ड कॉस्ट मिलाओ। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं VC वेरिएबल कॉस्ट, FC फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबको ऐड अप कर लूं तो मेरी क्या बन जानी चाहिए, टोटल कॉस्ट। ऐसा ही है। या फिर इस बात को मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि देखो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी के सारी वेरिएबल कॉस्ट हैं, है ना। तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला ये भी बना सकता हूं कि मैं ये बोलूं टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, अब जब मैं कहता हूं वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर तीनों की तीनों कॉस्टें आ गई। हाँ, मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, अदर वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया। बात समझ में आती है। अब सर ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट और सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट बनेगा, लेकिन सर ये कैलकुलेट कैसे करें, मैं समझाता हूं आपको। देखिए कॉमन सेंस से सुनिएगा, कॉमन सेंस, दिमाग लड़ाइएगा अपना, सोचिए। मैंने आपको बोला एक यूनिट, ये समझ लो ये जो डब्बा है ना ये एक यूनिट है। एक यूनिट बनाने के अंदर मटेरियल लगता है $2 का, लेबर लगता है $3 का, अदर वेरिएबल कॉस्ट लगती है $10 की। तो कहना है इसे पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट, एक पेंसिल, एक आइटम, एक यूनिट बनाने के अंदर टोटल 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 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगती है 2 3 10, टोटल 15 लगती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मटेरियल लगता है $2 का, लेबर लगती है $3 की, अदर वेरिएबल कॉस्ट आती है $10 की। इसका मतलब कुल मिला के एक यूनिट बनाने के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट आती है, जो वैरी करेगी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो आएगी $15 की हर यूनिट के ऊपर। अब जरा सोचो अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो $15 की कॉस्ट, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। 2 यूनिट बनाऊंगा तो $30 की कॉस्ट, 2 दफा मटेरियल, 2 दफा लेबर, 2 दफा अदर वेरिएबल कॉस्ट। 3 यूनिट्स बनाऊंगा तो $45 की कॉस्ट आएगी, यानी 3 दफा मटेरियल, 3 दफा लेबर और 3 दफा अदर वेरिएबल कॉस्ट। यानी मेरी
टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, इस बात का दारोमदार इस बात के ऊपर है कि मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा। क्योंकि मैं जितने भी यूनिट्स बनाऊंगा उतनी ज्यादा मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे टोटल कॉस्ट निकालने का कहा गया है। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट और सारी की सारी फिक्स कॉस्ट शामिल है। तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट लूंगा और टोटल फिक्स कॉस्ट लूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। एक यूनिट बनाने के अंदर मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है मेरे बच्चे $15 की। एक यूनिट बनाऊंगा तो $15 की कॉस्ट आती है। 2 में 30 आएगी, 3 में 45 आएगी, 4 में 60 आएगी, 5 में 75 आएगी, 8 में 90 आएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? यानी इसका मतलब जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा उतनी ज़्यादा मेरी कॉस्ट आती चली जाएगी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट आती चली जाएगी। यानी ज़रा कॉमन सेंस से सोचिए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का दारोमदार इस बात के ऊपर है कि मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊंगा। क्योंकि मैं जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊंगा हर यूनिट के ऊपर कुछ ना कुछ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। हाँ, तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एक यूनिट बनाने के अंदर $15 का खर्चा होता है। मटीरियल लगता है, लेबर लगता है, बाकी खर्चे लगते हैं। तो एक यूनिट बनाने के अंदर $15 का खर्चा लगता है। एग्जामिनर ने बोला 1000 यूनिट्स कंपनी बनाती है, बताओ कितने का खर्चा होता होगा। तो मैं बोलूंगा एक यूनिट बनाने पे 15, 2 पे 30, 3 पे 45, 4 पे 60, 5 पे 75 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 1000 पे कितना होता होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी फॉर्मूला क्या बन रहा है, समझ रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और बाकी यहां पे रख देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है। अब आप एक यूनिट बनाए, 2 यूनिट बनाए, 4 यूनिट बनाए या 1000 यूनिट्स बनाए, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब उसने तो हर हाल में कितने का आना है, 6 लाख का ही आना है। ठीक है, ये जो लिख के दी हुई है, क्लियर? तो जरा सोचिए, $15 इंटू 1000 यूनिट्स, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है, प्लस 6 लाख। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 615,000। दिस इज माय आंसर। क्लियर होती है बात? ये डन। मेरे बच्चे, इससे पहले कि मैं अगली एग्जाम्पल के ऊपर जाऊं ना, ये मेक श्योर कर लेना तुम्हें ये बात समझ में आ रही हो। अगर तुम्हें इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो थोड़ा सा रीकैप करो, दोबारा सुन लो मेरी बात को, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैंने किया क्या है 6,15,000 की कॉस्ट निकालने के लिए। ऑल गुड, डन होती है बात मेरे बच्चे? आगे आते हैं, एक और मिसाल देख लेते हैं, छोटी सी मिसाल है, देख लेते हैं। एग्जामिनर कह रहा है अल्फा कंपनी प्रोड्यूसेस प्लास्टिक कप्स फॉर सेल टू फूड इंडस्ट्री। भाई हमारा काम क्या है, हम प्लास्टिक कप्स बनाते हैं, मुबारक हो। कहते हैं इट कॉस्ट $7 पर यूनिट टू प्रोड्यूस ईच यूनिट। हर यूनिट बनाने के अंदर $7 की कॉस्ट आती है। नोट करिए, हर यूनिट बनाने के अंदर $7 की कॉस्ट आती है। इसका मतलब मैं 2 यूनिट बनाऊं तो $14, 3 यूनिट बनाऊं तो $21, 4 यूनिट बनाऊं तो $28, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी इसका मतलब मैं जितने जितने यूनिट्स बनाते चले जाऊंगा उतनी ज़्यादा मेरी कॉस्ट वैरी करती चली जाएगी। इसका मतलब मेरे बच्चे, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है एग्जामिनर ने। मानते हो नहीं मानते? हाँ, एग्जामिनर कह रहे बच्चे सुनो, इट कॉस्ट $7 पर यूनिट टू प्रोड्यूस ईच यूनिट। दिस इंक्लूड्स मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दीज कप्स। कह रहे हैं $7 की टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है, इसमें मटेरियल, लेबर, बाकी खर्चे सब शामिल है। ठीक है। एग्जामिनर कहते हैं फिक्स्ड रेंटल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सैलरीज। मैनेजमेंट को सैलरी फिक्स जाती है, आप 1 यूनिट बनाएं या 1000 यूनिट बनाएं, मैनेजमेंट के अंदर आपके डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट के अंदर आपकी सीनियर मैनेजमेंट है, वो तो अपनी तनख्वाह उतनी ही लेंगे ना जितनी उनसे बात की गई थी।
ये थोड़ी कि अगर एक महीने या दो तीन दिन स्ट्राइक चलती रही और यूनिट्स कम बने तो वो बोलेंगे अच्छा हमारी तनख्वाह भी कम कर दो। नहीं, रेंटल कॉस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट है ना भाई। लैंडलॉर्ड ये थोड़ी सुनेगा आपने यूनिट्स बनाए या नहीं बनाए, वो तो आपसे पैसे पूरे चार्ज करेगा। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड रेंटल एंड मैनेजमेंट सैलरीज है, इसकी अमाउंट कितनी बता दी इन्होंने, $3 लाख। एग्जामिनर पूछ रहा है कैलकुलेट करिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5,000 प्लास्टिक कप्स। अगर कंपनी 5,000 प्लास्टिक कप्स बनाए तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये कैलकुलेट करके बता दीजिए। सर कोई मसले की बात ही नहीं है सर, अभी कर लेते हैं। सुनिए जरा, देखो मेरे बच्चे, अभी अभी सीखते हुए आए हैं हम। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल हो और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल हो। ठीक, अच्छा देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि वैरी करती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ग्राफ याद आ रहा है इसका, ऐसे जाता था। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते चले जाओगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आती चली जाएगी। यानी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, इस बात का दारोमदार इस बात के ऊपर है कि मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा। हेंस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप कुछ यूं बना कि मैं एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट उठाऊंगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उठाऊंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये बन गया टोटल कॉस्ट का डिटेल्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब जरा इस फॉर्मूला के ऊपर डेटा को प्लॉट करना स्टार्ट करें। हाँ, एक यूनिट को बनाने के अंदर वेरिएबल कॉस्ट लगती है $7, तो 7 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय कितने प्लास्टिक कप्स बनाने मैंने, 5,000, तो 7 इंटू 5,000 प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, मैनेजमेंट सैलरी रेंटल शेंटल सब मिला के $300,000, तो 7 इंटू 5,000 बन जाएगा जी आपका 35,000 और 35,000 में अगर आप 300,000 ऐड कर देंगे तो जो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 335,000। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बताएं, ओके की रिपोर्ट है, डन। अब ये फॉर्मूला जरूर याद रखना क्योंकि आगे ये बहुत काम आएगा। टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ साथ वैरी करती है, तो हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे और फिक्स कॉस्ट ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत अहम है। डन, क्लियर है? तो चले जी, अब जरा यहीं से बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब मैं जो है ना कॉस्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर के अंदर थोड़ा सा और आगे आपको लेके चल रहा हूं, यानी थोड़ा सा इन डेप्थ बात करने लगा हूं, थोड़ी सी और डिटेल बात करने लगा हूं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं मेरे बच्चे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। क्या नाम है मेरे बच्चे? स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। सर ये स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है? देखिए मेरे बच्चे, सच बात तो ये है कि मैंने आपको ये पढ़ाया कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है। मिसाल के तौर पे रेंट है ना, मैंने एक जगह रेंट के ऊपर ली, मैंने बोला है भाई यहाँ पे मैं कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चों को पढ़ाऊंगा। अब मैंने लैंडलॉर्ड से बात कर ली, भाई मैं आपको 1 लाख रुपए महीने का रेंट दूंगा और मैं यहाँ पे बच्चे पढ़ाऊंगा। अब मैं एक बच्चा पढ़ाऊंगा तो भी 1 लाख रुपए का रेंट, 2 बच्चे पढ़ाऊंगा तब भी 1 लाख रुपए का रेंट, 3 बच्चे पढ़ाऊंगा तब भी 1 लाख रुपए का रेंट, 100 बच्चे पढ़ाऊंगा तब भी 1 लाख रुपए का रेंट, 500 बच्चे पढ़ाऊंगा तब भी 1 लाख रुपए का रेंट, 1000 बच्चे पढ़ाऊंगा तब भी 1 लाख रुपए का रेंट और 10,000 बच्चे पढ़ाऊंगा तब भी 1 लाख रुपए का रेंट। तो मैंने आपको सिखाया कि देखो, फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन अपनी ही बात को ना थोड़ा सा नलिफाई करता हूं, थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। सच बात यह है कि ये मानना कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये बात गलत है। लेकिन आप लॉजिकली सोचिए, मैंने आपके सामने एक एक्सेस बनाया हुआ है, यहां पे एक्स एक्सेस के ऊपर मैंने यूनिट्स रख दिए, वाई एक्सेस के ऊपर मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रख दी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट समझा रहा हूं। हाँ,
मैंने आपको ये बोला कि आप चाहे 1 यूनिट बनाएं या आप 2 यूनिट बनाएं या आप 10 यूनिट्स बनाएं या आप 100 यूनिट्स बनाएं, आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। आप 1 लाख यूनिट्स क्यों ना बनाएं, 1000 यूनिट्स क्यों ना बनाएं, आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं मेरी मिसाल ही ले लें। मैंने एक जगह रेंट के ऊपर ली, इस रेंट वाली जगह की, और मैंने क्या बोला, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेट्स सपोज इस रेंट वाली जगह के अंदर जो कैपेसिटी है क्लासरूम की, वो लेट्स से क्लासरूम की कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट्स की, और मैंने रेंट कितना देना था? 1 लाख रुपए। तो लेट्स से मैंने रेंट देना था 100,000 रुपीज, और जो जगह मैंने रेंट के ऊपर ली है उस जगह की कैपेसिटी है 100 बच्चे बस। तो टेक्निकली फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि कांस्टेंट रहेगी, लेकिन मेरे बच्चे कांस्टेंट कहां तक रहेगी? कांस्टेंट रहेगी सिर्फ 100 बच्चों तक। अभी तक तो हम ये मान रहे थे कि मैं 100 बच्चे पढ़ाऊं या 200 बच्चे पढ़ाऊं या मैं 500 बच्चे पढ़ाऊं या मैं 2 लाख बच्चे पढ़ाऊं, फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि कांस्टेंट रहती है। ये गलत है। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट नहीं है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, बल्कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि एक हद तक कांस्टेंट रहती है। आप सोचे ना, मैंने एक जगह रेंट पे ले ली जिस जगह का रेंट है 1 लाख रुपए, और मैं मैक्सिमम क्लासरूम के अंदर 100 बच्चे पढ़ा सकता हूं। अब जैसे ही मेरे पास 101वां बच्चा आएगा, जैसे ही मेरे पास 101वां बच्चा आएगा, तो कहने से अब वो 101वां बच्चा मैं एग्जिस्टिंग स्पेस के अंदर अकोमोडेट कर ही नहीं सकता। कैसे करूंगा भाई? कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहां तो है ही 100 लोगों की कैपेसिटी, मैं 101वां बच्चा कैसे बिठाऊंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फिर एक और जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी। यानी मेरी फिक्स कॉस्ट ₹1,00,000 से बढ़ के लेट अस सपोज 2 लाख रुपए की हो जाएगी। लेकिन एक बार बेटा मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपए की हो गई, यानी मैंने एक और कमरा या एक और जगह रेंट पे ले ली, तो याद रखना ये कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी। कहां तक कांस्टेंट हो जाएगी? लेट अस सपोज ये कांस्टेंट हो जाएगी 200 स्टूडेंट्स तक। फिर मैं एक 201वां बच्चा पढ़ाऊं तो भाई देखो, जगह के अंदर कैपेसिटी है लेट्स से 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, तो पहले 100 स्टूडेंट्स तक तो मेरी 1 लाख की कॉस्ट रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं 101वां बच्चे पढ़ाने जाऊंगा, जैसे ही मैं 101वां बच्चा पढ़ाने जाऊंगा, तो मुझे एक नई जगह रेंट पे लेनी पड़ेगी। इसके अंदर भी लेट्स सपोज 100 बच्चे बैठ सकते हैं। अगर इसके अंदर भी 100 बच्चे बैठ सकते हैं तो 101वें से लेके 200 बच्चों तक अब मेरी कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाली है 2 लाख रुपए। लेकिन फिर याद रखना, जैसे ही 201वां बच्चा मेरे पास आएगा, वो 201वां बच्चा इन दो कमरों के अंदर या इन दो क्लासरूम्स के अंदर फिट नहीं आ सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस 1वें बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए दोबारा से एक नई क्लासरूम रेंट पे लेनी पड़ेगी। यानी मुझे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को 3 लाख रुपए तक पहुंचाना पड़ेगा। लेट्स सपोज इस क्लासरूम की भी 100 बच्चों की जगह है, तो इसका मतलब 200 से आगे बढ़ के 300वें बच्चे तक फिर मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। सर आप स्टूडेंट्स के अलावा कोई और मिसाल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक सिनेमा हाउस खोला, आपने एक सिनेमा खोला। जाहिर सी बात है सिनेमा के अंदर एक स्टिपुलेटेड सीटिंग कैपेसिटी। आपने पहले अंदाज़ा लगाया कि यार मुझे लगता है कि मूवी देखने ना 100 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। तो आपने क्या किया? 1 लाख रुपए के रेंट के ऊपर एक सिनेमा हाउस लिया और वहाँ पे अपना बिजनेस कंडक्ट करना शुरू कर दिया। आपको लगता था यार एक बंदा आएगा, 2 बंदा आएगा, 10 बंदे आएंगे, 20 बंदे आएंगे, कौन देखता है आजकल मूवी नेटफ्लिक्स के ज़माने में। तो आपने 1 लाख रुपए का रेंट पे जगह ले ली। अब आप 1 लाख रुपए की रेंट की जगह ले ली जिसकी कैपेसिटी 100 ऑडियंस को बिठाने की है। तो आप एक बंदा आके मूवी देखे, 2 बंदा आके मूवी देखे, 10 बंदा आके मूवी देखे या 100 बंदा आके मूवी देखे, एक सिनेमा के अंदर आपका काम हो जाएगा। लेकिन लेट्स से डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई, 102 लोग, कभी 105 लोग, कभी 110 लोग, कभी 120 लोग। अब आपने बोला यार ये जो 100 से ऊपर बंदे आते हैं, ये जो 100 से इन एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है, या तो मैं इसको फोरगो कर दूं ना, मैं बोलूँ बिजनेस बढ़ाना ही नहीं है, 100 तो 100। लेकिन ऐसा कौन करता है? जब डिमांड आपके पास आ रही है तो आप तो बेचोगे ना भाई। तो आप क्या करोगे? आप एक और सिनेमा हाउस खोलोगे। हाँ, एक और सिनेमा हाउस खोलोगे तो तुम्हारी कॉस्ट मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए से मजीद बढ़ जाएगी, लेकिन फिर 100 और लोग उस सिनेमा के अंदर बिठा पाओगे। फिर क्या होगा?
अगर 201वां 202वां 203वां यानी 200 जो है ऑडियंस से ज़्यादा आना शुरू हो गई आपकी डिमांड, तो आप बोलेंगे अब मुझे एक और रूम रेंट पे लेना पड़ेगा। एक और रूम रेंट पे लेंगे, फिर आपकी फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए और ऊपर चली जाएगी, लेकिन फिर अगली 100 ऑडियंस तक कांस्टेंट रहेगी। तो इन रियलिटी अगर सोचा जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट नहीं होती जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, बल्कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि एक हिस्से तक, जो कि एक अरसे तक, जो कि एक कैपेसिटी तक कांस्टेंट रहती है। ये जो आप समझ रहे हैं ना, ये जो मैंने बोला ना 101वें बच्चे से लेके 200वें बच्चे तक की हिस्सा है, या 201वें बच्चे से लेके 300वें बच्चे तक का ऑडियंस तक का हिस्सा है, ये जो एरिया है ना, इसको कहा जाता है रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। क्या कहा जाता है? रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। ये जो हर बार मैं रूम रेंट पे ले रहा था और इस रूम की कैपेसिटी थी 100, तो ये जो कैपेसिटी है ये क्या कहलाती है? रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। यानी इसका मतलब सच बात ये है कि स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन ये बनी कि स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट विच ओनली स्टेज कांस्टेंट, इट स्टेज कांस्टेंट बट विद इन अ रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। फिक्स्ड कॉस्ट इन रियलिटी कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है जो कि सारी जिंदगी कांस्टेंट रहती है, वो एक ऐसी कॉस्ट है जो कि एक अरसे तक कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज आ जाता है, फिर एक अरसे तक कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज आ जाता है, फिर रेलेवेंट रेंज तो कांस्टेंट रहती है, उसके बाद उसने स्टेप खाना ही खाना होता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज द रियलिटी। और क्योंकि इसका ग्राफ कुछ स्टेप्स की फॉर्म में नजर आता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर? तो इन रियलिटी फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अ कॉस्ट विच ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट विद इन अ रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी। अब वो रेलेवेंट रेंज 100 बच्चे हो सकते हैं, 100 यूनिट्स हो सकते हैं, वो 100 ऑडियंस के मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसी रेंज जहां तक फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी उसको रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर? अब मैंने आपको टोटल स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ दिखा दिया, तो इसी तरह मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। उसके लिए जरा आप याद करिए कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ कैसे बनता था। नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, जरा याद करें। नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनता था कुछ ये, यानी हम कहते थे कि अगर एक ही स्टूडेंट पढ़ाऊंगा तो जगह की कॉस्ट आएगी 1 लाख। अगर एक के बजाय 2 स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा तो मेरी कॉस्ट दोनों के ऊपर डिवाइड हो रही होगी, हो जाएगी 50,000। और ऐसे करते 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 जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नीचे आती चली जाएगी। लेकिन याद रखना ये जो ग्राफ है ना, ये कभी इसको मीट नहीं करना। भाई मैं फिर बता दूं, ये जो ग्राफ है इसको कभी भी लाइन को मीट नहीं करवाना, वरना उसका मतलब ये होगा कि कॉस्ट जीरो हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कभी भी जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो रहेगी। अब 0.000000 कुछ रह सकती है लेकिन जीरो नहीं होती, तो ग्राफ को कभी भी मिलाते नहीं है। ठीक है? ये था नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है जरा सुनो। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनता है कुछ ये, ऐसे ही आता है ना फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, लेकिन याद है ना फिर स्टेप आ जाता है। ये क्या शो कर रहा है? ये शो ये कर रहा है कि आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते चले जाएंगे। याद रखिएगा एक्स एक्सेस के ऊपर यूनिट्स आते हैं और वाई एक्सेस के ऊपर कॉस्ट आती है। इस बार फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का एक्सेस है। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आती चली जाएगी। लेकिन लेकिन एक रेलेवेंट रेंज को रीच करने के बाद, मैं थोड़ा सा ग्राफ को अपना सही कर लूँ ताकि आपको समझाने के अंदर आसानी हो। एक रेलेवेंट रेंज को रीच करने के बाद, हाँ, एक रेलेवेंट रेंज को रीच करने के बाद मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के अंदर इजाफा आएगा।
क्यों इजाफा आएगा? ड्यू टू स्टेप, ठीक है, और फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। फिर रेलेवेंट रेंज से बाहर निकलेंगे तो फिर एक इजाफा आएगा और फिर वो पर यूनिट गिरना स्टार्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कुछ इस तरीके से डाउन देन अप, फिर डाउन देन अप, ऐसे करके फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनता है। क्लियर? तो भाई हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि एक अरसे तक कांस्टेंट रहती है, लेकिन फिर क्या करना स्टार्ट कर जाती है? वैरी करना स्टार्ट कर जाती है। ठीक हो गई बात? ये डन। अच्छा भाई, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, और जो एरिया मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, इस हेडिंग का नाम, इस टॉपिक का नाम है, इसको मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, इसको सेमाई वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, और इसको कभी कभार सेमाई फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। तो मैं इस टॉपिक के नाम को मिक्स्ड कॉस्ट बोलूं, सेमाई वेरिएबल कॉस्ट बोलूं, सेमाई फिक्स्ड कॉस्ट बोलूं, कुछ भी बोलूं, का मतलब कहानी सारी एक ही है। सर क्या? देखो, मिक्स्ड कॉस्ट, सेमाई फिक्स्ड कॉस्ट या सेमाई वेरिएबल कॉस्ट अपने नाम की तरह है। वो कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर कुछ हिस्सा फिक्स्ड का हो, वो कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर कुछ हिस्सा फिक्स्ड का हो और कुछ हिस्सा वेरिएबल का हो, ऐसी कॉस्ट को कहा जाता है मिक्स्ड कॉस्ट। देखो बेटा, आज तक हमने पढ़ा था कि एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक कॉस्ट होती है सेमाई वेरिएबल। सेमाई वेरिएबल का मतलब आधी वेरिएबल आधी फिक्स्ड, या कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स्ड। ऐसी कोई भी दुनिया की कॉस्ट जिसमें कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है, ऐसी टाइप की कॉस्ट को सेमाई वेरिएबल, सेमाई फिक्स्ड या फिर मिक्स्ड कॉस्ट, मिलावट वाली कॉस्ट कहा जाता है। सर दुनिया में ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है जो कि मिक्स्ड कॉस्ट होती है, या सेमाई वेरिएबल या सेमाई फिक्स्ड कॉस्ट होती है? ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है? मिसालें मैं आपको देता हूं। सबसे पहली मिसाल पोस्ट पेड बिल्स की। अगर कभी जिंदगी में आपने कोई पोस्ट पेड कनेक्शन इस्तेमाल किया है तो आपको पता लगे, पोस्ट पेड कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके अंदर होता क्या है कि अगर आपने अपनी नेटवर्क की सिम को अगर आपने पोस्ट पेड करवाया तो आपको एक देना पड़ता है फिक्स्ड लाइन रेंट। क्या देना पड़ता है बेटा? आपको एक फिक्स्ड लाइन रेंट। लेट सपोज आपको 1000 रुपीज, याद है ना, कॉस्ट यूनिट्स, तो आपको फिक्स्ड क्या देना पड़ता है? 1000 रुपीज। लेट सपोज आपको फिक्स्ड लाइन रेंट देना पड़ता है। अच्छा, आप फिक्स्ड लाइन रेंट देते ना 1000 रुपये, तो आपको कुछ मिनट्स फ्री में मिल जाते हैं। लेट्स से आपको 500 मिनट्स ऑफ कॉल या 500 GB ऑफ डाटा या 500 MB ऑफ डाटा आपको फ्री मिल गया। क्लियर? तो होता क्या है, आपने लाइन रेंट भरा 1000 रुपये। अब आप 1 मिनट की कॉल करें, 2 मिनट की कॉल करें, कॉल ना करें, या 500 मिनट्स तक की कॉल करें, आपका फिक्स्ड बिल आएगा कितना? 1000 रुपये। अच्छा, याद रखना है, कोई मसला नहीं है, 1 मिनट की कॉल करो, ना करो, बहुत ज़्यादा करो, 500 तक, बस जब तक 500 तक हो तुम्हारे पर फिक्स लाइन रेंट अप्लाई होगा 1000 रुपये। लेकिन फिर यही पोस्टपेड वाले क्या कहते हैं कि अगर आपकी यूजेज 500 मिनट से ज़्यादा हो गई, यानी आप पूरी पूरी रात लगे रहते हैं, उनसे बातें कर लें, आपने खाना खा लिया, मैंने खा लिया, आप सोए नहीं, मैं सोया नहीं, आप क्या कर रहे थे, मैं ये कर रहा था, अगर आप वो वाले टाइप के इंसान हैं, जो कि आप हो सकते हैं, तो हुआ क्या कि भाई आपके 500 मिनट से भी ज़्यादा हो गए, तो भाई फिर आपको टेली कम्युनिकेशन वाले कॉल करके बोलेंगे भैया बहुत बहुत चल रहा है ये सही नहीं है। अब 500 मिनट से भी ज़्यादा बातें कर रहे हो ना, तो अगर बियॉन्ड एक सर्टेन एक्टिविटी, सर्टेन लेवल के जाना शुरू करोगे तो फिर हम आपसे हर मिनट के एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे। यानी 501वें मिनट पे कुछ चार्ज होगा, 502वें मिनट पे और ज़्यादा, 503वें मिनट पे और ज़्यादा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब कुछ तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट था यहाँ तक, हाँ, और ये सारा आपका क्या था? वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट था। दिस इज ऑल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इन टोटलिटी ये देखें तो जो पोस्ट पेड बिल्स की कॉस्ट होती है वो क्या होती है? एक मिक्स्ड कॉस्ट होती है। सर और कोई मिसाल दें? मैं आपको मिसाल देता हूं और इसका ग्राफ भी मुख्तलिफ बनेगा। मैं आपको मिसाल देता हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की। देखिए, अगर आपके ज़्यादातर लोगों के और ज़्यादातर जुरिस्डिक्शंस के, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लेक्चर सुन रहे होंगे, तो आप ज़रा सोचें, ज़्यादातर दुनिया के अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कुछ होते हैं फिक्स्ड चार्जेस। क्या होते हैं? कुछ फिक्स्ड चार्जेस। मिसाल के तौर पे मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूं
कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है और उसमें लगे हुए आ रहे हैं ₹1000 फिक्स्ड चार्जेस। हाँ, ये क्या है? फिक्स्ड चार्जेस। यानी वो कह रहे हैं आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते, आप सो जाएं, रो जाएं, जो चाहे कर लें, आपने मीटर लगवाया है। अगर आपने मीटर लगवाया ना तो आपके ₹1000 का बिल तो आएगा ही आएगा, ये माफ नहीं करेंगे आपको। अच्छा, अगर आपका एक तो ₹1000 का बिल आएगा ही आएगा, ये फिक्स्ड समझ लो, मीटर रेंट है, आपको देना ही देना है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे 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 आप बिजली इस्तेमाल करते चले जाएंगे, यानी जैसे जैसे आपकी यूनिट्स की कंजम्पशन बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हम आपसे कॉस्ट भी चार्ज करते चले जाएंगे। यानी दिस शुड बी द ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ मुख्तलिफ है। इसका ग्राफ कैसे बन रहा है भाई? इसका ग्राफ 0 यूनिट्स के ऊपर भी एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉस्ट दिखा रहा है। ओरिजिन, ये पॉइंट होता है ना, इसको ओरिजिन या 0 पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन के ऊपर यानी 0 यूनिट्स के ऊपर भी आपको फिक्स लाइन रेंटल तो देना ही देना है, और साथ साथ यूजेज के साथ साथ आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो आप सोचिए कि यहां पे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट भी है और यहां पे वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट भी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोग? क्लियर? डन है? यानी कुछ हिस्सा देखो, इस ग्राफ को समझने का तरीका समझो। इस ग्राफ को समझने का तरीका यह है कि यहां तक, इस ₹1000 तक तो आप कुछ भी कर लें। ये लाइन जो मैं ग्रीन कलर की बना रहा हूं, ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ₹1000 का जो लेवल है, आप 0 यूनिट्स इस्तेमाल करें या आप 10 लाख यूनिट्स इस्तेमाल करें, आपको फिक्स्ड मीटर रेंट तो देना ही देना है। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन है, ठीक। और बाकी बाकी ये जो एरिया चल रहा है, ये जो लाइन आपकी यूं जा रही है, ये सारा पोर्शन किस चीज का है? वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है। और कुल मिला के आपकी क्या आ रही है? कुल मिला के आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है कुछ ये, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। यानी अगर इतने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे होंगे, इतने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे होंगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही होगी कुछ ये। ग्राफ को मिला रहा हूं, सिंपल, कुछ यहां आ रही होगी। लेट्स सपोज आई डोंट नो ₹5000। समझ में आ रही है बात? अगर इस ग्राफ को गौर से समझा जाए ना, तो इस ग्राफ ने हमें कुछ स्टोरीज बताई हैं, इस ग्राफ ने हमें कुछ सिखाया है। क्या सिखाया है? इस ग्राफ ने हमें ये सिखाया कि देखो, ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट मैं किसी और कलर से बना देता हूं। ये जो पॉइंट होता है ना, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स टोटल कॉस्ट। ये जो पॉइंट है, यानी यहां से स्ट्रेट लाइन समझ लें आप, ये पॉइंट, ये है फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन। यानी यहां तक की आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। मैं ये कह लेता हूं, ये क्या है? मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर जितनी की जितनी कॉस्ट आ रही है, वो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर जितनी की जितनी कॉस्ट आ रही है, ये क्या है? मेरी वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन। एंड देयरफॉर आपकी टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के बन रही है। बात समझ में आ रही? मैं फिर ग्राफ बना के दिखाऊं, यही वाला जो मैंने अभी बनाया हुआ है, थोड़ा सा गंदा हो गया इसलिए दोबारा बना रहा हूं। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर की बात हो तो हम बोलेंगे ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी इतने पैसे ₹1000 तो देने ही देने हैं। फिर यूनिट्स के साथ साथ मेरी कॉस्ट आती चली जाएगी, ठीक है। और यूनिट्स के साथ साथ जो कॉस्ट आती चली जाएगी, ये वेरिएबल है। कुल मिला के यहाँ ये जो पॉइंट है, ये टोटल कॉस्ट का पॉइंट है। यानी इसके अंदर ये 1000 शामिल है, इस 5000 के अंदर, ठीक है, ये 1000 शामिल है। तो ये टोटल कॉस्ट का पॉइंट है। तो समझ में क्या आया? समझ में आया, यहां से लेकर यहां तक फिक्स कॉस्ट है। आप 0 यूनिट्स बनाए, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, 100 बनाए, आपकी फिक्स कॉस्ट ₹1000 की आनी ही आनी है। और इसके ऊपर जितनी कॉस्ट आ रही है, ये ऊपर जितनी कॉस्ट आ रही है, ये सारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक। और इसी वेरिएबल और फिक्स्ड को मिला के क्या बनती है? टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक। क्लियर होती है बात ये? तो हमने सेमाई वेरिएबल, सेमाई फिक्स्ड या सेमाई मिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ा। इसके और भी कुछ तरीके के ग्राफ्स बन सकते हैं। देखें, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको कॉस्ट का बिहेवियर समझना ज़रूरी है।
और कॉस्ट की बिहेवियर में सिर्फ ये नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट होगी और फिक्स कॉस्ट होगी, बल्कि स्टेप फिक्स कॉस्ट भी होगी, बल्कि मिसाल के तौर पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, मिक्स्ड कॉस्ट भी होगी, जिसकी चंद मिसालें मैं आपको दे रहा हूं, और एक आध मिसालें भी हो सकती हैं। लेट्स सपोज हम आगे चलते हैं। एक ग्राफ बनता है जिस ग्राफ को कहा जाता है मैक्सिमम कॉस्ट का ग्राफ। ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? अब देखो, पढ़े लिखे होते जा रहे हो तो समझना पड़ेगा ग्राफ क्या बता रहा है। एग्जाम के अंदर अक्सर आपके पास बना बनाया ग्राफ आएगा और उस ग्राफ की शक्ल देख के आपको समझाना पड़ेगा कि ये किस चीज का ग्राफ है। मिसाल के तौर पर आप ये वाला ग्राफ देखिए, सुनिए। यहां से ये नजर आ रहा है, इस ग्राफ से ये नजर आ रहा है कि जैसे 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 मेरे यूनिट्स बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके, इस पॉइंट के ऊपर जाके मेरी कॉस्ट फ्लैट हो जाती है, यानी मेरी कॉस्ट फिक्स्ड बन जाती है। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, यह ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक मेरी वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल रहती है और उस सर्टेन लेवल के ऊपर जाके मेरी कॉस्ट क्या हो जाती है? फिक्स्ड हो जाती है। फिक्स्ड हो जाती है, क्लियर होती है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती है आपके पास, ठीक है। इसका एक ग्राफ यूं ही बन सकता है, मिनिमम चार्ज वाला। हाँ, मिनिमम चार्ज वाला क्या है? मिनिमम चार्ज का ग्राफ वैसा ही है जैसे पीछे भी बताया था। एक तो सर्टेन मिनिमम चार्ज है ही है, यानी आप 0 यूनिट्स भी बनाएंगे तो भी आपको 1000 रुपए का मीटर रेंट तो पे करना ही करना है। लेकिन एक बार आपने 1000 रुपए की ये कॉस्ट पे कर दी तो एट टिल अ सर्टेन लेवल आपकी कॉस्ट फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड का पोर्शन है। उसके बाद ये बेसिकली जो है ना, ये बनना चाहिए पोस्टपेड बिल का ग्राफ। यानी मिसाल के तौर पे जरा अज्यूम कर लेते हैं, मैंने मिसाल लिखी हुई भी है, $2 पर आवर बट मिनिमम 10 आवर्स। क्या मतलब? एग्जामिनर कह रहा है कि आपको मिसाल के तौर पे $200 देने पड़ेंगे अप टू अ सर्टेन लेवल, और अगर 10 आवर से ज्यादा कॉलिंग करना शुरू कर दी तो आपका वेरिएबल पार्ट शुरू हो जाएगा। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। ठीक होती है बात ये। तो याद रखना, देखो ग्राफ को पढ़ के देख के समझना पड़ेगा ये किस चीज का ग्राफ है। जब ग्राफ बन रहा है कुछ ये कि पहले कॉस्ट बढ़ती है फिर फ्लैट हो जाती है, हाँ फिर फ्लैट हो जाती है, तो इसका मतलब एक सर्टेन पॉइंट तक तो कॉस्ट राइज होगी फिर फ्लैट हो जाती है। ये मैक्सिमम कॉस्ट का ग्राफ है। अगर कभी ग्राफ ऐसा देखो जिस ग्राफ के अंदर इन्फर ये कर रहे हो, यानी समझ ये रहे हो कि पहले तो कॉस्ट फिक्स्ड रहती है और फिर उसके बाद वेरिएबल हो जाती है, या फिर इस ग्राफ की मिसाल ये भी हो सकती है कि यूं कभी आपको ग्राफ बना के दिया हुआ हो, ये दोनों के दोनों ग्राफ किसके? मिनिमम चार्ज के। यानी कम से कम कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा, 0 यूनिट्स के ऊपर भी कुछ पैसा तो देना ही देना पड़ेगा, उसके ऊपर भी देना पड़ेगा। तो मिनिमम चार्ज ये लेवल मिनिमम है, मिन, ठीक है। एक और ग्राफ एग्जामिनर अक्सर चाहता है जो कि स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए है, और वो ग्राफ है मेरे बच्चे बेसिकली बल्क डिस्काउंट्स का। बल्क डिस्काउंट, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक ग्राफ, बल्क डिस्काउंट समझते हैं पहले आप बात ये बताएं। बल्क डिस्काउंट का मतलब होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। मैं लिख भी देता हूं, बल्क डिस्काउंट बोले तो क्वांटिटी डिस्काउंट। सुना होगा ना अक्सर, बल्क में माल खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा, क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। हाँ, ये होता है बल्क डिस्काउंट। आप किसी से चावल खरीदते हैं, आप किसी से राइस परचेज करते हैं, उसने बोला भाई कितने चावल चाहिए, आपने बोला यार दे दो एक किलो दे दो, उसने 1 किलो चावल के आपको रेट बताया 100 रुपये। आपने बोला यार अगर एक और किलो लूँ, उसने बोला सर एक और 100 रुपये। आपने बोला यार एक और किलो लूँ, तो उसने बोला सर एक और 100 रुपये। फिर आपने उससे बोला यार अगर मैं तुमसे एक साथ 100 किलो ले लूँ, तो उसने बोला अगर आप एक साथ 100 किलो लेंगे ना भैया, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इतने ज़्यादा लेंगे तो फिर 10 किलो से जितना भी ज़्यादा आपने लिया ना, 10 किलो के बाद वाले बोरों के ऊपर, 10 किलो के बाद वाले किलो के ऊपर मैं आपसे 100 रुपये नहीं, मैं आपसे 90 रुपये चार्ज करूँगा। बल्क ज़्यादा ख़रीदते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा ज़रा देखो, यहाँ आ गए यूनिट्स, यह आ गया कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट क्या नज़र आ रहा है? हाँ सॉरी, कॉस्ट पर यूनिट बोल दिया मैंने, कॉस्ट, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है? जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है।
लेकिन जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी को रीच करेंगे, जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी को रीच करेंगे और वो ये वाली एक्टिविटी लेवल है, तो उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट थोड़ी सी गिरेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको किस तरह समझाऊँ आपको, एक मिसाल दे के बनाते हैं। लेट्स सपोज कि आपको किसी ने बोला देयर विल बी ₹100 पर किलो फॉर राइस, ठीक है। और आसान मिसाल देते हैं, मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उस स्टूडेंट ने मुझसे बोला सर मुझे आपसे ना शुरू के ACC के पेपर्स पढ़ने। मैंने बोला भाई ₹10,000 पर सब्जेक्ट। अच्छा भाई ये असली में नहीं है, हाँ ये मतलब आप बोले सर 10,000 में दे, नहीं भाई एक मिसाल है, ठीक है ना। मैंने उसको बोला भाई देखो ₹10,000 पर सब्जेक्ट में ट्यूशन फीस लूँगा। उसने बोला सर अगर मैं आपसे 2 सब्जेक्ट्स लूँ तो। मैंने बोला कोई मसले की बात नहीं है, तुम एक सब्जेक्ट लोगे तो भी पर सब्जेक्ट या पर पेपर में कितना चार्ज करूँगा 10,000। तुम 2 सब्जेक्ट लोगे तब भी मैं तुमसे पर सब्जेक्ट कितना चार्ज करूँगा 10,000 पर सब्जेक्ट, ठीक है। उसने बोला सर अगर मैं 3 सब्जेक्ट लूँ तो। मैंने बोला ओ अगर तुम 3 सब्जेक्ट लेते हो, अगर तुम 3 सब्जेक्ट लेते हो तो मैं तुम्हें कर दूंगा 9,000 रुपये पर सब्जेक्ट। यानी ज़रा सोचिए, पहले मुझे मिल रहा था 10,000 रुपये का एक सब्जेक्ट, यानी 10,000 10,000 10,000 30,000 रुपये पड़ता। जब उसने 3 सब्जेक्ट मुझसे एक साथ पिक कर लिए तो मैंने अब उसको क्या बोला कि मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के ऊपर 1,000 का डिस्काउंट दूंगा। यानी ज़रा सोचिए कि जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट का, अब आप सोचिए ना, आप स्टूडेंट हैं या आप हैं, आपके लिए जब एक पेपर था तो आपके लिए कॉस्ट कितनी बन रही थी 10,000। जब आपका दूसरा पेपर था तो बिल्कुल लिनियर कॉस्ट जा रही थी कहां तक, हाँ लिनियर कॉस्ट का मतलब होता है सीधी कॉस्ट जा रही थी कहां तक। तो ग्राफ टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं भाई, दोबारा से बना लेते हैं। मैं क्या बता रहा था आपको भाई, मिसाल के तौर पे आपने एक पेपर लिया तो आपकी टोटल कॉस्ट कहाँ तक जा रही थी 10,000 तक, ठीक है। आपने 2 पेपर लिए, ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कहाँ जा रही थी लेट्स से 20,000 तक, ठीक है। जब आपने 3 पेपर लिए तो 3 पेपर में मैंने आपको क्या बोला कि भाई सब पे डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका मतलब आपके पहले 2 सब्जेक्ट्स की भी कॉस्ट थोड़ी सी नीचे आई, पहले 2 पे भी डिस्काउंट मिल गया ना। फिर उसके बाद वापस देखो तीसरा सब्जेक्ट लिया है तो पैसे तो ज़्यादा ही बनेंगे, टोटल कुछ कॉस्ट नीचे आई, यानी यहाँ पे आपको 1,000 पर सब्जेक्ट डिस्काउंट मिला और फिर आपकी टोटल कॉस्ट ऊपर चली गई दोबारा, एक नए सब्जेक्ट की कॉस्ट आने से एक नया 9,000 ऐड हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो भाई ये होता है बल्क डिस्काउंट्स का ग्राफ। आपकी कॉस्ट ऊपर चलेगी, अगर बल्क पे डिस्काउंट मिला तो सारी क्वांटिटी के ऊपर मिलेगा, तो आपकी एकदम से एग्जिस्टिंग कॉस्ट भी नीचे आएगी, एकदम से आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट भी नीचे आएगी। फिर उसके बाद वापस ऊपर से जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है, वेरी करती रहेगी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक। तो बेटा ये बनता है कोई बल्क डिस्काउंट्स का ग्राफ, एकदम से फॉल करता है फिर दोबारा ऊपर चला जाता है, ठीक। क्वांटिटी, अच्छा भाई ये मैं मिटा रहा हूँ, ये आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें, जो भी लिखा हुआ है ये अपने पास भी नोट्स में मिटा दीजिएगा, ये मैंने हटा दिया है, ठीक है। मैंने आपको और अच्छी मिसाल देके समझा दिया है, तो ये जो भी ग्रीन से लिखा हुआ था इसके अंदर मुझे मामूली सी थोड़ी सी मिस्टेक भी नज़र आ रही थी, तो आप इसको रब कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ। ओवर टाइम, एक और ग्राफ आपको समझना ज़रूरी है जो कि ओवर टाइम का ग्राफ है, अल्लाह माफ़ करे, ओवर टाइम का ग्राफ है। ये ओवर टाइम का ग्राफ क्या है, ओवर टाइम होता क्या है, पहले तो ये समझें। देखें जब भी आप कभी लेबर को हायर करते हैं ना, तो लेबर को हायर किया जाता है एक यूनिट के ऊपर। आपने अपनी लेबर को ये बोला भैया सुनो, आपने अपनी लेबर को ये बोला कि भाई मैं तुम्हें दूंगा $10 पर आवर फॉर 8 आवर्स डेली। मैंने एक इंसान के बच्चे को, एक लेबर को हायर किया और लेबर को हायर करके ये बोला कि देखो भाई हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी है
और मैं हर घंटे के तुम्हें $10 पे करूंगा। जैसे होता है यूरोप के अंदर भी यही हो रहा होता है, हर जगह यही होता है कि घंटे के हिसाब से पैसे बनते हैं आपके। तो एक दिन आपके बॉस ने आपके आके बोला कि यार बात सुनो यार, आज जो है ना, मिसाल के तौर पे क्रिसमस आई हुई है या ईद आई हुई है या वॉट एवर द केस में भी, आज जो है ना बड़ा डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारी प्रोडक्ट्स, तो आई वुड वांट यू टू वर्क not 8 hours today, but I would want you to work, let's say, 12 hours today, right? So I want you to work, you know, plus 4 extra hours. और ये जो एक्स्ट्रा घंटे काम कराया जाता है ना, ये जो एक्स्ट्रा घंटे काम कराया जाता है बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अगर कोई बच्चा मुझसे ये बोलेगा ना सर ओवर टाइम का मतलब होता है 4 घंटे काम करना, मैं बोलूँगा गलत कह रहे हो। ओवर टाइम का मतलब होता है नॉर्मल टाइम से ज़्यादा 4 घंटे काम करना, लेट्स से, यानी 8 घंटे तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल आवर्स से जितना भी ज़्यादा काम करोगे, 1 घंटा ज़्यादा काम करो, 2 घंटा ज़्यादा काम करो, 4 घंटा ज़्यादा काम करो या 10 घंटा ज़्यादा काम करो, जो एक्स्ट्रा काम करोगे ये एक्स्ट्रा घंटे क्या है? ओवर टाइम। क्लियर? पूरी दुनिया के अंदर ना एक उसूल है, पूरी दुनिया के अंदर एक उसूल है कि ओवर टाइम का हमेशा लेबर को प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम मिलता है। आप एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अल्लाह ना करे आप पेट्रोल पंप पे काम करें, लेकिन आप करते थे, आप एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वहाँ पे आपका मालिक आपको देता था $10 पर आवर्स फॉर एन 8 आवर्स शिफ्ट। जैसे मैंने बताया, एक दिन उसने बोला यार आज जो है ना बड़ा रश है, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल की डिमांड बढ़ी हुई है, तो आई थिंक यू शुड वर्क 4 एक्स्ट्रा आवर्स एंड यू नो आई पे यू। तो आपने बोला यार देखो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन 4 घंटे में एक्स्ट्रा काम करूँ तो मुझे क्या फ़ायदा? उसने बोला यार क्या मतलब क्या फ़ायदा? 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे तो $10 पर आवर ज़्यादा भी तो कमाओगे भाई। 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे तो $10 पर आवर एक्स्ट्रा भी तो कमाओगे, तो $40 मज़ीद लेके नहीं जाओगे क्या घर? उसने बोला यार ये एक सेकेंड, मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा तो 4 घंटे के ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, इसमें प्रीमियम कहाँ है? प्रीमियम कहाँ है इसके अंदर? है भाई, मतलब प्रीमियम का मतलब तो ये होता है ना कुछ इंसेंटिव मिले, कुछ फायदा मिले। एक बंदा आपसे कह रहा है कि 4 घंटे ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसे बनाओगे, तो भाई तो जाहिर सी बात है मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा ही पैसे बनाऊंगा। इसमें तुमने रॉकेट साइंस वाली बात क्या बताई मुझे? यानी मैं घर नहीं जा रहा, मैं ओवर टाइम लगा रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, मैं अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं अपनी बीवी बच्चों के टाइम को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं अपने खेल कूद को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं अपने पढ़ाई को सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, और तुम मुझे बोल रहे हो भाई ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसे। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। तुम मुझे क्या फेवर दे रहे हो भाई? मैं तुम्हें एक फेवर दे रहा हूं कि तुम्हारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम तुम्हारे बिजनेस के अंदर लाने के लिए एक्स्ट्रा रुक रहा हूं। तो जब मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूं तो तुम मेरे लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझसे बोलते हो कि मैं स्टैंडर्ड रेट तुम्हें पे करूंगा इन एक्स्ट्रा घंटों के लिए, तो फिर मैं तो तुम्हें एक फेवर कर रहा हूं, तुम मुझे कोई फेवर नहीं कर रहे। तो बेटा ये मामूल की बात है कि दुनिया भर के अंदर ऐसे ही सोचा जाता है। तो जब भी ओवर टाइम के लिए पेमेंट होती है ना, तो वो प्रीमियम के ऊपर होती है। मिसाल के तौर पे ओवर टाइम के बारे में लिखा हुआ होता है, ओवर टाइम इज पेड एट 1.5 टाइम्स द स्टैंडर्ड। तो 1.5 टाइम्स द स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल हालात के अंदर 1 घंटे के $10 मिलते हैं, हम आपको 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? मतलब 50% ज्यादा, हम आपको 1.5 टाइम्स पे करेंगे हर घंटे के। तो $10 पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 1.5 आप करेंगे तो ये $15 पर आवर बन जाएगा, और फिर $15 पर आवर को अगर आप 4 घंटों से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम के साथ पैसा बन रहा होगा। फॉर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स यू गेट एक्स्ट्रा रेट, दिस इज ओवर टाइम। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो जरा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि पहले आपकी एक सर्टेन 8 घंटों की नौकरी तक आपका ग्राफ ना बिल्कुल एक सेट पैटर्न के अंदर चल रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे आपको कितने मिलते चले जा रहे हैं? $10 पर आवर मिलते चले जा रहे हैं।
फिर जैसे ही आप 8 घंटों के बियॉन्ड गए, आप 8 घंटों के बियॉन्ड गए, तो अब आपका रेट वो $10 वाला नहीं है, अब आपका रेट $15 वाला है, यानी ज्यादा लंबा शूट कर रहा है। तो आप जरा देखें ग्राफ क्या हो जाता है, ग्राफ थोड़ा और वर्टिकली सीधा जाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब आपको देखो तेज तेज ऊपर जा रहा है, तेज तेज ऊपर जा रहा है। पहले देखो यूं में स्लो ऊपर जा रहा था, यूं तेज ऊपर जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अब आपको ज़्यादा रेट पर आवर मिल रहा है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको कितना मिल रहा होगा, लेट्स से $15 पर आवर मिल रहा होगा। ठीक, तो ये होता है एक ओवर टाइम का ग्राफ। ओवर टाइम का ग्राफ भी एग्जामिनर चाहता है कि आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने आपको अभी बता दिया है। क्लियर होती है बात ये? अब बेटा ये जो मैंने तुमको बात बताई है ना, ख़ास तौर पे देखो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ना, ये वाली जो बात मैंने आपको बताई ना, मिक्स्ड कॉस्ट, सेमाई वेरिएबल कॉस्ट या सेमाई फिक्स कॉस्ट की कोई भी ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का पोर्शन शामिल हो, उसको मिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स सेमाई फिक्स कॉस्ट या सेमाई वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये बात ज़रूर याद रखना, क्योंकि जो अगली क्लास में मैं बात करने वाला हूँ वो इसी टॉपिक से बात स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट क्लास लेने से पहले ये वाला एरिया ज़रूर रिवाइज कर लेना। आई होप कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना स्लो रह सकता हूँ उतना स्लो चलूँ, ताकि आप लोगों को बातें समझ में आती चली जाएँ। कोई भी मसला हो तो मुझसे बात ज़रूर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।